ऑलराइट, सो यहाँ तक हम आ गए ईएमएफ पर टर्न इन प्राइमरी इज इक्वल टू ईएमएफ पर टर्न इन द सेकेंडरी। और फिर हमने ये जो है सारे पैरामीटर उसका एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म बनाया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रेफरेंस, बिकॉज हमने V1 अप्लाई किया है, वी हैव गिवन V1 वोल्टेज, तो एक V1 को हमने 0 से स्टार्ट किया। उसके बाद बिकॉज इट इज अ प्योर इंडक्टर, द कॉइल्स आर प्योर इंडक्टर, सो IM शुड लैग बिहाइंड वोल्टेज बाय 90 डिग्री। सो IM जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, फ्लक्स जो है वो IM के वजह से है तो वो उसी के फेज में रहेगा, इसीलिए उसने भी वो फॉलो किया। एंड देन हमारे पास जो इक्वेशन था E1 एंड E2 का, उसमें भी साइन ओमेगा था, ओमेगा टी था, तो ऑब्वियसली वो V1 के साथ ही आएगा, V1 के साथ ही शुरू होगा। बट इट हैड नॉट ओनली साइन ओमेगा टी, उसके पास सिर्फ साइन ओमेगा टी नहीं था, बट उसके साथ साथ उसके पास ये नेगेटिव साइन, इसीलिए वो इन्वर्ट हुआ, इसको कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन, इन्वर्टेड वेवफॉर्म और फेज अपोजिशन और 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, सारे का मतलब सेम है। बाय 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, यहाँ ये 0 पे है तो इसका 0 की तरह इधर, एंड दिस एंगल इज 180 डिग्री, तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, इन्वर्टेड वेवफॉर्म, फेज अपोजिशन, सबका मीनिंग सेम है। बट ये साइनोसॉइडल वेवफॉर्म हर बार ड्रॉ करना इट्स नॉट पॉसिबल और टीडीएस भी हो जाएगा, तो इसीलिए हम ये साइनोसॉइडल वेवफॉर्म को फेजर डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं ना। अभी जब हम फेजर डायग्राम बना रहे हैं ट्रांसफॉर्मर का, तो ट्रांसफॉर्मर इज आल्सो कॉल्ड एज कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। बेसिस उसका क्या है? मैग्नेटिक डोमेन, इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिकल। तो मैग्नेटिक डोमेन में मेन चीज क्या है? दैट इज फ्लक्स, इसीलिए हमने फ्लक्स को रेफरेंस दिया, ये रेफरेंस। तो ये फ्लक्स अगर रेफरेंस है तो उसके फेज में कौन आएगा? IM आएगा। V1 जो है वो इसको लीड करता है ना, अगर ये लैग करता है मतलब V1 लीड करता है बाय 90 डिग्री, सो ये 90 डिग्री से V1 ने लीड किया और उसके अपोजिशन में आए E1 एंड E2। यहाँ पे हमने कोई भी क्वांटिटी को अभी तक, मतलब वी हैव नॉट क्वांटिफाइड द पैरामीटर्स, इसका कितना वैल्यू होगा क्या होगा ये अभी हम नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ इसके डायरेक्शंस देख रहे हैं। ठीक है, सो अलोंग विद दैट, एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेशन पहले हो जाता, ओके ठीक है। वी हैड वन अजम्पशन, इसके पहले हमने जो E1 एंड E2 के फॉर्मूला लिखा था वहां पे देखो कुछ अजम्पशन लिखा हुआ है, क्या है वो अजम्पशन? हाँ, तो प्राइमरी वाइंडिंग में जितना फ्लक्स लिंक्ड है उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंक हो रहा है। अभी आप सोचो, आपके दो कॉइल अगर ऐसे ऐसे रखे हुए हैं, भले वो कितने भी नजदीक हो, इज इट पॉसिबल टू लिंक ऑल द फ्लक्स जो प्राइमरी में जनरेट हो रहा है वो सेकेंडरी में लिंक होगा? इट इज नॉट पॉसिबल। उसको और भी अगर एक ओवरलैप कर दिया उनको, फिर भी हमारे पास फ्लक्स कहाँ से फ्लो हो रहा है? ये जो फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं वो कहाँ से फ्लो हो रहा है? जैसे करंट कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, कॉइल के कंडक्टर में से, फ्लक्स कहाँ से फ्लो हो रहा है? तो कौन सा मीडियम है उधर? एयर इज अ मीडियम। अभी ट्रांसफॉर्मर आपने देखे रहेंगे ऐसे ही होते हैं उधर, वो कुछ ऐसे इनकैप्सुलेटेड वगैरह नहीं रहते हैं। सो एयर इज अ मीडियम, मतलब फ्लक्स जो है वो एयर के थ्रू लिंक कर रहा है अभी के लिए, इन दिस डायग्राम एटलीस्ट जो हमने बनाई है। एयर, इज इट अ गुड मैग्नेटिक मटेरियल? इट इज नॉट अ गुड मैग्नेटिक मटेरियल, राइट? हम कंडक्टर में जब कंडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तब हम कौन सा पैरामीटर देखते हैं? कंडक्टर में जब कंडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो कंडक्टर का कौन सा पैरामीटर देखते हैं? रेजिस्टेंस, राइट? सो सम कंडक्टर्स, दे आर वेरी गुड कंडक्टर जिनका रेजिस्टेंस कम हो, और सम कंडक्टर्स दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट उनका रेजिस्टेंस हाई होता है, जैसे नाइक्रोम वगैरह हमें पता है। तो मैग्नेटिक सर्किट्स में ये जो रेजिस्टेंस है उसके इक्विवेलेंट क्या है? मैग्नेटिक सर्किट में रेजिस्टेंस से इक्विवेलेंट क्या है? रिलक्टेंस। You might have heard low reluctive path, low reluctance path, high reluctance path.
तो एयर इफ इट इज नॉट अ गुड मैग्नेटिक मटेरियल तो उसका रिलक्टेंस कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? उसका रिलक्टेंस ज्यादा होना चाहिए। सो एयर का जो रिलक्टेंस है, रिलक्टेंस मतलब क्या? ये जो हमने यहाँ पे फ्लक्स फ्लो होता हुआ दिखाया है, हियर वी हैड शोन कि ये ऐसे फ्लक्स लिंक हो रहा है, ये ठीक है। ये फ्लक्स लिंक हो रहा है ऐसे, तो ये लिंक किसके थ्रू हो रहा है? इट इज गेटिंग लिंक थ्रू एयर। और अगर एयर इज नॉट अ गुड मैग्नेटिक मटेरियल, उसका रिलक्टेंस हाई है, मतलब ये लिंकिंग जो है वो भी प्रॉपर नहीं होगा, बहुत कम फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी तक पहुंचेगा, राइट? तो इसीलिए हमें ऐसा कोई मटेरियल चाहिए जिसका रिलक्टेंस कम हो, सो दैट यहाँ पे जितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, ऑलमोस्ट ऑल द फ्लक्स, आई एम स्टिल सेइंग ऑलमोस्ट ऑल द फ्लक्स बिकॉज देयर विल बी सम लीकेज, लीकेज के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, तो ऑलमोस्ट ऑल फ्लक्स शुड लिंक टू दी सेकेंडरी। और कौन से होते हैं गुड मैग्नेटिक मटेरियल टाइप? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सो देर आर सम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से जो पार्ट बनता है ट्रांसफॉर्मर का, उसको कहते हैं कोर, कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। शायद एसीएफ ने आपने वो इंडक्टर यूज किया था जिसको ऐसे घुमा के उसका वैल्यू कम ज्यादा किया था, तो वो जो आप घुमा रहे थे और वो जो पार्ट ऊपर नीचे हो रहा था, वाइंडिंग तो उधर ही थी, बट स्टिल सम पार्ट जो वाइंडिंग के अंदर था वो ऊपर नीचे हो रहा था, दैट पार्ट वाज नथिंग बट कोर। तो जैसे ही आपने वो कोर को ऊपर किया, मतलब फ्लक्स लिंकेजेस कम हो गए, रिलक्टेंस बढ़ गया, तो इंडक्टेंस शायद बड़ा होगा। जैसे ही वो कोर को नीचे किया तो लिंकेजेस ज्यादा हो गए, रिलक्टेंस कम हुआ, इंडक्टेंस, हाउ इज द रिलेटेड? इंडक्टेंस एंड रिलक्टेंस का रिलेशन क्या है? हाँ, तो इंडक्टेंस ज्यादा, ये आपने शायद उधर ऑब्जर्व किया रहेगा। ओके, सो द ट्रांसफॉर्मर विच वी आर गोइंग टू यूज एटलीस्ट स्केमेटिकली, स्केमेटिकली मतलब कि भाई इसका वर्किंग कैसा होता है वो जान लो, इसके लिए वो जो डायग्राम यूज करते हैं उसको कहते हैं स्केमेटिक डायग्राम। तो स्केमेटिक डायग्राम में हम सिर्फ ये दो वाइंडिंग नहीं रख सकते, बिकॉज हमें पता है एयर बहुत ज्यादा हाई रिलक्टेंस वाला मेंबर है और वो मेरे ट्रांसफॉर्मर को अच्छे से काम करने नहीं देगा, बिकॉज बहुत सारा फ्लक्स जो है वो ऐसे ही चला जाएगा। तो इन दी schematic diagram, I should have a core between the two. So this is that core thing. Then we have this is the primary winding, and let's assume that this is a step up transformer. So I will have more number of turns in the secondary. Okay, so this is a primary winding. This is secondary winding. And this is core. कोर कौन से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनाया जाएगा? हमने कुछ मटेरियल्स डिस्कस किए थे मैग्नेटिक मटेरियल में, कुछ सीआर जियो वगैरह के बारे में बात की थी। हाँ 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 हाँ। देन हमने कुछ बीएच लूप बनाया था, मैग्नेटाइजेशन कर्व, बीएच कर्व, जिसके 3 पार्ट्स थे, 2 पार्ट्स थे, मैग्नेटाइजेशन का है शायद 2 के, वो स्टार्ट होता है फिर लीनियर जाता है फिर सैचुरेशन। वेरी गुड। तो ये अभी कोर के रिलेटेड होगा सर, इसीलिए वो वहां पे पढ़ाया गया था। ओके, तो प्राइमरी वाइंडिंग हमें पता है, वी गिव सप्लाई टू द प्राइमरी वाइंडिंग, फिर आपका मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होता है, फिर वो फ्लक्स डेवलप करेगा। अब ये जो फ्लक्स जो है
ऑब्वियसली हमें पता है करंट में अगर मेरे पास हाई रेजिस्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस दो पाथ है, तो ऑब्वियसली करंट विल टेक लो रेजिस्टेंस पाथ। ठीक है, जैसे करंट इज मोस्टली कंपेरेबल टू द वाटर फ्लो। तो एक पाइप है जिसका डायमीटर बड़ा है, एक पाइप है जिसका डायमीटर कम है, तो ऑब्वियसली जिसका डायमीटर ज्यादा है वहां से ज्यादा पानी जाएगा, बिकॉज दैट विल ऑफर लो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ वाटर। वैसे ही कंडक्टर्स में अगर दो कंडक्टर्स है, एक का रेजिस्टेंस हाई है एक का रेजिस्टेंस कम है, तो जो रेजिस्टेंस कम है उससे ज्यादा करंट जाता है। पैरेलल ऑपरेशन में देखा होगा आपने, करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल रेजिस्टेंस के वैल्यू को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट फ्लोइंग थ्रू दी रेजिस्टेंस। सिमिलरली अगर मेरे पास दो पाथ है, एयर तो यहाँ पे प्रेजेंट है, अभी एयर का मैं कुछ नहीं कर सकती, वो तो प्रेजेंट है, बट यहाँ पे कोर भी तो है अवेलेबल। तो मोस्ट ऑफ द फ्लक्स क्या देखेगा, ये लो रेजिस्टेंस पाथ, लो रिलक्टेंस पाथ, एंड मोस्ट ऑफ द फ्लक्स विल लिंक टू द कोर। वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स जिसको कहते हैं लीकेज फ्लक्स, वो लिंक नहीं करेगा कोर से, वो एयर से जाने की कोशिश करेगा एंड वो अपना सर्किट वैसे कंप्लीट करेगा। बट मोस्ट ऑफ द फ्लक्स विल लिंक टू द कोर। वही जो कोर में फ्लक्स है वही हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक होगा, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, ईएमएफ आएगा, उसके आगे हमने लोड लगाया तो वहां पे वोल्टेज अपीयर होगा एंड करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। इज दिस क्लियर टू यू? So this is called as a schematic diagram of transformer. Now when I say schematic diagram, तो schematic diagram are generally drawn कि उसका वर्किंग क्या है वो समझने के लिए। अभी तीन मेन पार्ट है ट्रांसफॉर्मर में, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग एंड कोर, इतना ही मेन वर्किंग यही है। तो वो वर्किंग समझने के लिए ये डायग्राम यूजफुल है। बट क्या एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मर ऐसा होता है? नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है ट्रांसफॉर्मर, बिकॉज स्टिल देयर इज सो मच डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो लीकेज फ्लक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मर कैसे होता है और वैसा क्यों करना पड़ता है वो हम प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में देखेंगे। अभी के लिए वर्किंग समझने के लिए हमें ये डायग्राम इनफ। ठीक है, क्विकली ड्रॉ दिस डायग्राम।
डन, ओके। Okay. Now what I have done is, हाँ, so I have two coils here. This is again the same kit जिसपे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेमोन्स्ट्रेशन किया था. इसमें अभी आप देखोगे तो यहाँ पे दो कॉइल्स है, ठीक है. जैसे हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग थे, तो यहाँ पे भी दो कॉइल्स है. एंड वो दो कॉइल में से एक कॉइल में मैंने एक साइनोसाइडल सप्लाई दिया हुआ है. ये दिख रहा है साइनोसाइडल सप्लाई, द ब्लैक वन, ठीक है. तो ब्लैक वन जो है वो साइनोसाइडल सप्लाई है, उसका फ्रीक्वेंसी इज अराउंड 1000 हर्ट्ज एंड एम्पलीट्यूड इज 3.179 वोल्ट. ओके, फेज कुछ तो दिख रहा है 6 डिग्री वगैरह, बट वी विल अज्यूम इट एट 0 से वो स्टार्ट हो रहा है. नाउ A2 सिग्नल, मतलब ये A1 चैनल है. जैसे वो CRO में दो चैनल थे ना, तो ये A1 इज वन चैनल जिसमें मैंने वो जिसको सप्लाई दिया है उसका सिग्नल है ये. एंड A2 इज अनदर चैनल जहां पे मैंने सिर्फ वो कॉइल, दूसरी कॉइल को अटैच किया, ठीक है. तो अभी A2 में क्या बता रहा है, सिग्नल इज टू स्मॉल. ये दिस इज द सेटअप, कॉइल A1 एंड कॉइल A2. तो अभी A2 में देर इज नो सिग्नल और सी 3 मिली वोल्ट वगैरह ऐसा कुछ तो आ रहा है. ओके, नाउ let me bring these two coils very near. Okay, I'll just, I'm holding these coils और ये दोनों coils को मैं बहुत नजदीक ला रही हूँ. and you have to observe the change in the signal. Got it? अभी वहां पे कुछ वैल्यू दिखाई दे रहा है, बट कंपेरेबली आप देखोगे 3.178 इज गिवन इन द प्राइमरी वाइंडिंग. इन दोनों का नंबर ऑफ टर्न्स सेम है, इसमें कुछ चेंज नहीं. एंड सेकेंडरी में मुझे सिर्फ 367 दिख रहा है मिली वोल्ट. मतलब क्या हो रहा है? No, it is not. I said the number of turns are same, so E1 should be equal to E2. हमारा क्या इक्वेशन है? E1 upon E2 is equal to N1 upon N2. N1 upon N2 अगर सेम है, N1 and N2 सेम है, तो E1 should be equal to E2. बट स्टिल यहाँ पे इतना कम सिग्नल क्यों आ रहा है? Because flux is not linking, it is linking through air, and air has got very high reluctance path. दूसरी एक चीज जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो ये कि phase difference between the two. Now this black sinusoidal waveform is nothing but your V1, जो प्राइमरी को सप्लाई दिया है, एंड वो जो रेड वेवफॉर्म है इज नथिंग बट योर E2. दोनों के बीच आर दे इन फेज अपोजिशन, ऑलमोस्ट फेज अपोजिशन में है वो. तो वो एक बात प्रूव हो गई हमारी. नाउ अनदर थिंग, अगर ये इसमें अभी कोर से ये लिंक हो रहा है, सॉरी एयर से ये फ्लक्स लिंक हो रहा है. सपोज दिस इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, हाँ ये आयन का बना हुआ है. इट इज नॉट वेरी गुड मैग्नेटिक मटेरियल, बट ये आयन का बना हुआ है एंड इट हैज गॉट सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. अगर ये कोर को एज अ कोर में यूज करूं एंड इफ आई पुट दिस कोर इनसाइड दिस कॉइल, जो पहले 37 कुछ 300 मिली वोल्ट था वो 700 मिली वोल्ट हो गया. अभी इसको और बढ़ाते जाओ, अगर ये सेकेंड भी डाल दू कोर, ठीक है. मतलब मैंने कोर का अगर मटेरियल बढ़ाया तो माय फर्स्ट फ्लक्स लिंकिंग बिकम बेटर. फ्लक्स लिंकेज जो है प्राइमरी से सेकेंडरी में ज्यादा लिंक होगा, जिसके वजह से ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा.
ठीक है। सो कोर का ये इंपॉर्टेंस है, आई जस्ट वांटेड टू शो यू दैट ये कोर का इंपॉर्टेंस है। अभी इसके जो सारे स्क्रीनशॉट है वो भी आई शेयर विथ यू, एंड दिस फॉर्म्स द बी पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट 1.b। 1a हमने ऑलरेडी ईएमएफ इंडक्शन का किया हुआ है, एंड दिस इज अनदर पार्ट विच इज पार्ट बी। ओके, तो एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? क्लियर है? आई थिंक इट शुड बी क्लियर, मतलब ये डेमो देखने के बाद तो और भी क्लियर हो जाएगा। अगर वो अच्छा और अच्छा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रहेगा तो और ज्यादा लिंकेजेस होंगे फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, एंड फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर और नियर टू आइडियल ट्रांसफॉर्मर अगर N1 इज इक्वल टू N2 है तो E1 विल बी इक्वल टू E2। प्रैक्टिकली इट इज नॉट दैट पॉसिबल, मतलब हाँ, आप अगर 500 है तो 490 95 तक जा सकते हैं। दैट विल रिमेन, वो तो रहेगा ही। E1 E2 आउट ऑफ फेज ही रहेंगे V1 के। फेज इज नॉट गोइंग टू चेंज। कोर आपका फेज चेंज नहीं करने वाला, कोर सिर्फ मैग्नीट्यूड कम ज्यादा करेगा। क्योंकि वो फेज एंगल क्यों है, फेज एंगल किसके वजह से है? वो फेज एंगल किसके वजह से है? कहाँ से आया वो फेज एंगल डिफरेंस जो है 180 आउट ऑफ फेज, वो कहाँ से आया है? हाँ, इट हैज कम फ्रॉम लेंजेज लॉ। वो नेगेटिव जो था ना, वही है वो। एंड वो रहेगा ही, मतलब उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि आपका जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा डी फाइव बाई डी टी भी चेंज होने ही वाला है ना। एंड डी फाइव बाई डी टी वो ऑलवेज अपोजिशन में रहेगा बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन। ओके, so let's get back to where we had stopped. डायग्राम निकाल के हो गया है सबका, राइट? ओके, सो ये जो है ये हमारा स्केमेटिक डायग्राम है, एंड वी आर गोइंग टू यूज दिस स्केमेटिक डायग्राम फॉर ऑल दी टाइप ऑफ डिस्कशन ऑफ कंसेप्चुअल डिस्कशन। ऑफ कोर्स एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसा होता है एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर और उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। नाउ वी विल मूव ऑन टू दी आइडियल ट्रांसफॉर्मर, बिकॉज हम जब भी पहले बात करते हैं हम आइडियल कंपोनेंट से जाते जाते हैं ना। मतलब हमने जो हमारा ये सिलेबस वगैरह डिजाइन किया है वो आइडियल स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया है। फिर आगे जाके उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज ऐड हो जाती है जैसे हम देखते हैं। ठीक है, बट वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द आइडियल ट्रांसफॉर्मर। सो इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर देर आर सम अजम्पशंस, मतलब कोई भी ट्रांसफॉर्मर आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता ही नहीं, वो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। बट अगर प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर को हमें आइडियल ट्रांसफॉर्मर बनाना है तो उसमें कुछ अजम्पशंस होते हैं जो हमें अज्यूम करने चाहिए। सबसे पहले तो ये हमारा सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रैक्टिकल में थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर ज्यादा यूज होते हैं बिकॉज हमारा पूरा जो सिस्टम है वो थ्री फेज है। बट एज आई सेड इन फर्स्ट लेक्चर कि थ्री फेज का जो वर्किंग है वो भी सिंगल फेज के जैसा ही है, सिर्फ उसमें और दो फेज एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। फिर उसके वजह से क्या चेंजेस होंगे वो हम थ्री फेज में देखेंगे, बट सिंगल फेज एंड थ्री फेज का वर्किंग सेम है। सो सबसे पहले हमें अजम्पशंस पहले क्लियर करनी चाहिए कि हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर किसको कहेंगे, राइट? अभी मैंने एक चीज बताई थी आपको कि V1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू E1। V1 is almost equal to E1. Why did I say almost? एक इक्वेशन लिखा था, देखो मैंने उधर V1 माइनस E1 ऐसा कुछ इक्वेशन दिख रहा है। IM का इक्वेशन लिखा था, इधर लिखा होगा। हाँ, सीरीज ये लिखा था मैंने, राइट? मतलब ये सर्किट में अगर मैंने केवीएल लगाया, तभी भी बताया था केवीएल लगाया, तो केवीएल का ये इक्वेशन है एक्चुअली। अज्यूम दैट देयर इज सम रेजिस्टेंस हियर, फिर आपका वो सर्किट ईसीएन वाला सर्किट बनाओ, फिर आप लगाओगे तो आपको आएगा V1 माइनस E1 माइनस IR इक्वल टू 0 आएगा। तो वो आप IR को उधर लेके जाओ, R को इधर लेके आओ, फाइनली यही इक्वेशन मिलने वाला है। सो
ये केस में आपका V1 एंड E1 इक्वल नहीं होंगे। अगर वो होंगे तो I 0 हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ R। ये R प्रेजेंट होने की वजह से आपका V1 एंड E1 कभी इक्वल नहीं होगा। देयर विल बी माइन्यूट डिफरेंस। व्हाई माइन्यूट डिफरेंस? करंट बहुत कितना भी ज्यादा होने दो, लेकिन रेजिस्टेंस बहुत कम रहेगा। We will use obviously use good conductors for the winding, जिनका रेजिस्टेंस कम रहता है, बट निग्लिजिबल नहीं रहता, मतलब जीरो नहीं रहता है। वी कैन कॉल इट निग्लिजिबल, और फॉर द आइडियल पर्पज हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो अजम्पशन आएगा कि पहले जब भी हम ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग समझ रहे हैं तो हम ये आर को थोड़े टाइम के लिए बाजू में रखें। ओके, so that our life gets simpler. So let me write down the assumptions of ideal transformer. First assumption, that winding, you can write it along with me, I'll dictate also. Winding resistances are negligible. Resistances are negligible. अभी हमने जो कोर की बात की कि कोर हमें लो रिलक्टेंस पाथ देता है कंपेयर टू एयर, बट इट इज लो रिलक्टेंस पाथ, इट इज नॉट नो रिलक्टेंस पाथ। मतलब कोर का भी अपना कुछ रिलक्टेंस होगा जिसके वजह से लॉसेस होंगे। जैसे कंडक्टर में रेजिस्टेंस के वजह से आई स्क्वायर आर लॉस होते हैं, वैसे ही मैग्नेटिक मटेरियल में हमने लॉसेस के बारे में भी बात की थी ना। कौन से लॉसेस होते हैं? हिस्टेरेसिस लॉस एंड, वेरी गुड। सो कम, for a time being, for being an ideal transformer, we will assume that currently my core is very ideal and core does not have any loss. So core losses are negligible. All right. नेक्स्ट पॉइंट जो हमने बात की वो लीकेज फ्लक्स की, जो एयर के थ्रू जाता है। ठीक है, तो अभी वो लीकेज फ्लक्स मतलब मेन फ्लक्स में से वो कम हो गया, फिर वो और सब्ट्रैक्शन वगैरह और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ऐड हो जाएंगी। तो टाइम बीइंग फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर विल अज्यूम दैट कि कोई भी फ्लक्स एयर में से नहीं जा रहा, सारा का सारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो कोर को ही लिंक हो रहा है। इट इज लिंकिंग द कोर. Okay, so there is no leakage flux. So third assumption, all flux is confined. Confined मतलब उसी में घूम रहा है. All flux is confined to the core and links to secondary. तो ये हमने पहले भी अज्यूम किया था, फ्लक्स जो प्राइमरी को लिंक हो रहा था उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी को लिंक हो रहा है. That is, continue ahead, that is no leakage flux. Okay, and the last assumption जो हमारा मैग्नेटाइजेशन कर्व या BH लूप के रिलेटेड है कि हम अगर करंट बढ़ाते जाएंगे आफ्टर सम टाइम करंट
बढ़ाया, पहले वो लीनियरली बढ़ेगा फ्लक्स, करंट एंड फ्लक्स विल हैव मैग्नेटाइजिंग करंट एंड फ्लक्स विल हैव लीनियर रिलेशनशिप, बट आफ्टर सम वैल्यू अगर हमने करंट बढ़ाया भी तो फ्लक्स उतना नहीं बढ़ेगा, जिसको कहते हैं हम सैचुरेशन। तो सैचुरेशन आने के बाद ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू कि अगर हम सैचुरेशन ट्रांसफॉर्मर में कंसिडर करते हैं, जो कौन से केसेस में होगा, जब करंट बहुत ज्यादा होगा, इन केस ऑफ फॉल्ट्स। ओके, जनरली हम ट्रांसफॉर्मर्स का कोर जो है वो रेटेड कैपेसिटी प्लस ओवरलोड कैपेसिटी कंसीडर करके उसमें वो लीनियर रिलेशन हो करंट एंड फ्लक्स के बीच का, वैसा ही डिजाइन होता है। तो जनरली कभी भी सैचुरेशन ट्रांसफॉर्मर में नहीं दिखाई देता, बट अगर सैचुरेशन आया तो आपका जो साइनोसाइडल, हम कह रहे हैं ना सब कि मैंने साइनोसाइडल सप्लाई दिया है तो मुझे साइनोसाइडल फ्लक्स मिलना चाहिए, अगर सैचुरेशन आया तो अगर मैंने साइनोसाइडल सप्लाई दिया है, अगर करंट भी साइनोसाइडल फ्लो हो रहा है, मैग्नेटाइजिंग करंट, फिर भी मुझे फ्लक्स साइनोसाइडल नहीं मिलेगा, बिकॉज देयर इज अ सैचुरेशन। जैसे ही आपका करंट ऊपर जाएगा तो आपका कर्व जो है, फ्लक्स जो है वो फ्लैट हो जाएगा, इट विल नो मोर रिमेन साइनोसाइडल। So that is the effect. Maybe in degree you will learn about it. So fourth assumption कि हमारा जो core है वो कभी भी saturation में नहीं जाएगा. So currently for this present semester हम ये जो assumptions है ऊपर के तीन, इसको हम एक एक करके बाद में निकाल देंगे, because we need to reach up to a practical transformer. हम सिर्फ आइडियल ट्रांसफॉर्मर में नहीं रह सकते, हमें प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर पर तक जाना है, तो हम ये assumptions एक एक करके निकाल देंगे, बट दिस assumption we will stay with, क्योंकि सैचुरेशन होना इज वेरी वेरी रेयर इन द ट्रांसफॉर्मर कोर, और अगर वो होगा भी तो भी उसका जो कैलकुलेशंस है, वेव फॉर्म्स है, दे आर बिट डिफिकल्ट, सो मे बी इन डिग्री लेवल यू विल एनकाउंटर दैट। एनी डाउट? सैचुरेशन बहुत रेयरली होता है, उसके वजह से वेव फॉर्म जो है वो साइनोसाइडल रहते हैं। हाँ, नहीं होता। अगर सैचुरेशन होगा तो वेव फॉर्म साइनोसाइडल नहीं रहेंगे, फ्लक्स का वेव फॉर्म वो it will not remain sinusoidal, because as we have seen in this waveform, क्यों होगा, I'll just quickly tell you that। ये देखो, अगर ये करंट बहुत ज्यादा बढ़ा इन केस ऑफ फॉल्ट वगैरह, तो क्या होगा कि यहाँ पे करंट बढ़ा तो माई फ्लक्स हैज गॉट सम लिमिटेशन, कोर का कोई लिमिटेशन है भाई मैक्सिमम फ्लक्स का, उसके ऊपर वो फ्लक्स कैरी नहीं कर सकता, उसी को सैचुरेशन कहते हैं ना, उससे ज्यादा फ्लक्स लेवल नहीं बढ़ेगा। तो क्या होगा, करंट तो साइनोसाइडल होगा, बट अगर ये और बढ़ा तो फ्लक्स क्या होगा, इफ दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू, अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है, अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है फ्लक्स का, तो फ्लक्स इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तो फ्लक्स की वेवफॉर्म ऐसी होगी, ये साइनोसाइडल नहीं है। तो अगर जब तक साइनोसाइडल सॉरी सैचुरेशन नहीं है तब तक हमारी लाइफ इजी है, देयर इज नो सैचुरेशन, और मेरे सारे वेवफॉर्म जो है वो साइनोसाइडल रहेंगे। ठीक है, सो दैट वाज द लास्ट assumption, नोट डाउन दैट। core has constant permeability, वो जो लीनियर पोर्शन रहता है उसमें हम बोलते हैं कांस्टेंट परमिएबिलिटी। दैट इज नो सैचुरेशन। दिस वाज आवर बीएच कर्व, बीएच कर्व ड्रॉ किया था ना हमने, तो बी अगर हम बी मतलब फ्लक्स डेंसिटी है, तो इट इज नथिंग बट वी कैन रिप्रेजेंट फ्लक्स आल्सो ऑन द सेम एक्सिस, एंड एच इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच वी गेट फ्रॉम करंट। मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो मैग्नेटाइजिंग करंट के वजह से, तो ये बी एच को हम फाई और आई से रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमारा बी एच कर्व कैसा जाता है और मैग्नेटाइजेशन कर्व कैसा जाता है, ये लीनियर है यहाँ तक, एंड देन इट गोज लाइक दिस। इसको हम क्या कहते हैं, ये पॉइंट को
नहीं पॉइंट। ओके, तो ये जो पार्ट है इसको ऑब्वियसली यहाँ से हमारा सैचुरेशन स्टार्ट होता है। सो वी विल अज्यूम दैट माय फ्लक्स वैल्यू, मैक्सिमम फ्लक्स वैल्यू इसके नीचे है। ठीक है, उसके ऊपर कभी नहीं जाना। एंड इट इज डिजाइन, ट्रांसफॉर्मर इज डिजाइंड इन दैट। Okay, so here in this part I can say that flux is directly proportional to Im, linear है दोनों, and इसीलिए just because they are linear, therefore flux and Im are in phase. बराबर? ओके, तो ईएमएफ इक्वेशन हमने ऑलरेडी कर लिया है, ईएमएफ पर टर्न्स भी हमने देख लिए। हो गया है, लिख के वो डायग्राम भी ड्रॉ कर दो। डन? Should we go ahead? Okay. So ideal, anyone any doubt up to this point? कुछ repeat करना है? Okay? Alright. तो ये जो हमने फेजर डायग्राम देखी थी यहाँ पे, इसमें ऑब्वियसली लोड कनेक्टेड नहीं था सेकेंडरी में। अगर लोड कनेक्टेड होता तो फिर V2 I2 वगैरह लोग आ जाते। तो इसको कहते हैं दी ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड, कोई भी लोड नहीं था। प्लस हमने कुछ भी और जो अजम्पशंस लिखे थे वो यहाँ पे भी थे। तो इट इज आइडियल ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड का ये फेजर डायग्राम। ठीक है, आई राइट हियर आइडियल ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड। ठीक है, सो देयर वाज नो कोर लॉस। फाइन। अभी हम एक स्टेप आगे जाएंगे, मतलब आइडियल ट्रांसफॉर्मर वैसे ही रखेंगे, नो लोड से हम लोड पे जाएंगे। वी विल कनेक्ट लोड ऑन द सेकेंडरी एंड सी व्हाट हैपेंस। आइडियल ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड। So we'll start with the schematic diagram again. You will have to draw that schematic diagram, बहुत बार ड्रॉ करना पड़ेगा और वो बहुत बार ड्रॉ करने के बाद ही वो अच्छे से याद रहेगा। So let's quickly draw it. I'll also draw it. Schematic diagram. Then I will have the primary and secondary windings. Now for simplicity purpose, I am keeping primary and secondary number of turns same, N1 equal to N2. Okay. 1, 2, 3. वहां पे कितने हुए?
Alright. So this is a primary side. I am not writing core, primary, secondary, वो भी सबको पता है. Okay. तो यहाँ पे हम सप्लाई कितना सप्लाई देते हैं हम लोग? सप्लाई को कैसे स्पेसिफाई करते हैं? V1 F. Both are necessary. Yeah? Voltage and frequency. So we give supply maybe 230 volt, 415 volt, whatever we have. And frequency इसका कितना रहता है? 50 hertz in India. इसके कुछ इंस्टेंटेनियस पोलैरिटीज हम देते हैं. जैसे पहले इसका इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी प्लस है माइनस है. आपके बुक में अगर आपको इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी लिखना है, यू कैन राइट इट लाइक दिस, प्लस एंड डॉट. ये जनरली कहा मतलब लिटरेचर्स में ऐसा लिखा होता है. दिस इज इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी. आई एम यूजिंग, आई हैव ऑप्शन टू यूज अनदर कलर, सो मैंने यूज किया. ओके तो ये इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी. तो ऑब्वियसली मैग्नेटाइजिंग करंट का जो डायरेक्शन है ये यही रहेगा. ये इंस्टेंटेनियस पॉजिटिव है इंस्टेंटेनियसली, तो आई एम ऐसे ही फ्लो होगा ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव. ओके सो ये वाइंडिंग्स में आई एम ऐसे फ्लो होने वाला है. ओके सो फ्लक्स का डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? राइट हैंड रूल. तो ये जो कर्ल फिंगर्स है वो मेरे जो वाइंडिंग है उसका, उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन, मतलब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है. आई विल होल्ड इट लाइक दिस. तो फ्लक्स शुड गो अप. तो फ्लक्स जो है it should go up. This is flux. When we are going, जब हम करंट से फ्लक्स के ऊपर जाने वाले हैं, हम करंट से फ्लक्स का डायरेक्शन, बिकॉज करंट इज प्रोड्यूसिंग फ्लक्स, करंट जो है वो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, तब हम राइट हैंड यूज करेंगे. ओके टू गिव द डायरेक्शन. राइट हैंड, ये कर्ल्ड फिंगर्स जो है it will give me the direction of current in the winding and the thumb will show me direction of flux. Okay? अभी नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होने वाला है? ये रिवर्स होगा. तो आईएम भी यहां से फ्लो होगा. तो ये सारे करंट जो है वो रिवर्स हो जाएंगे एंड फ्लक्स विल गो डाउन. सो दिस फ्लक्स गोइंग अप एंड डाउन ये हमारे कन्वीनियंस के लिए है. एक्चुअली जो वो पोलैरिटी चेंज कर रहा है. ठीक है. तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स का जो लाइंस बताते हैं ना, वो ये लाइन है. तो पहले में भी यहाँ पे एन होगा, यहाँ पे एस क्रिएट, वैसे वो क्रिएट होते हैं एंड इट गेट्स मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज. हाँ मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज देन मैग्नेटाइज इन अपोजिट पोलैरिटी. साइनोसाइडल है ना वो. तो दैट साइकिल गोज ऑन. ओके ऑलराइट. तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं? होगा ईएमएफ इंड्यूस. और उसका डायरेक्शन कैसे रहेगा? पोलैरिटी इट विल अपोज V1. सो ऐसे आएगा E1. अभी जब हम, नाउ दिस इज अ थंब रूल, ये कहीं पे बुक में मैंने लिखा हुआ पढ़ा नहीं है, बट मेरे टीचर ने मुझे जो सिखाया उससे ये मुझे बेहतर लगा टू रिमेम्बर ऑल दिस, कि जब भी हम करंट से फ्लक्स पे जाते हैं, करंट के वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, दैट टाइम वी विल यूज राइट हैंड रूल. एंड व्हेन फ्लक्स के वजह से ईएमएफ इंड्यूस होके करंट फ्लो हो रहा है,
So even if you apply it for E1, हाँ करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, लेकिन सॉरी फ्लक्स ऐसे जा रहा है, फ्लक्स देखना पड़ेगा ना, फ्लक्स ऐसे जा रहा है, तो ये जो इसके वजह से जो करंट ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन जो है, मतलब वो करंट जो है वो ये डायरेक्शन में बाहर आना चाहिए। अभी करंट ये डायरेक्शन में बाहर आने के लिए E1 का पॉजिटिव यहाँ पे होना चाहिए। समझ में आया? आई रिपीट, सबसे पहले ये समझ में आया फ्लक्स का डायरेक्शन राइट हैंड। ओके, नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम फ्लक्स टू करंट, मतलब फ्लक्स टू ईएमएफ इंड्यूस। तो फ्लक्स के डायरेक्शन लेफ्ट हैंड का जो थंब है, आई कीप इट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, एंड ये जो कर्ल फिंगर्स है ये वो ईएमएफ के वजह से जो करंट फ्लो होगा, हाँ उसका डायरेक्शन दिखाएंगे। तो करंट ऐसे फ्लो होना चाहिए, तो उसके लिए पॉजिटिव पोलैरिटी यहाँ पे होनी चाहिए, इसीलिए E1 का पॉजिटिव पोलैरिटी यहाँ पे है। अगर आप बुक्स पढ़ोगे तो बुक्स में लिखा है दैट पोलैरिटी ऑफ E1 इज सच एज दैट विल अपोज V1। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। समझ में आया? इसमें डाउट है किसी को? इज इट क्लियर? ड्रॉ दैट, मार्क दोस पोलैरिटीज। ऑलराइट, ओके। अभी ये फ्लक्स जो है वो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी आएगा एंड वो सेकेंडरी से लिंक होगा। अभी सेकेंडरी में भी फ्लक्स से हम ईएमएफ इंड्यूस या करंट पे जा रहे हैं, सो विच रूल वी विल यूज? लेफ्ट। सो माय फ्लक्स इज नाउ गोइंग डाउनवर्ड। तो फ्लक्स अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? ऐसा, बराबर, यहां से बाहर निकलना चाहिए ना करंट। तो यहां से बाहर निकलने के लिए मेरा ईएमएफ का वैल्यू और पोलैरिटी शुड बी लाइक दिस। करंट अगर यहां से बाहर निकलना चाहिए तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। ऑलराइट, फ्लक्स इज गोइंग डाउनवर्ड, तो मैंने ये वाइंडिंग को अगर ऐसे पकड़ा तो करंट जो है वो यहां से बाहर निकलना चाहिए, राइट? और करंट अगर यहां से बाहर निकलना चाहिए तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, ऑलराइट, सो दिस इज पॉजिटिव। समझ में आया ये? अगर अभी तक ये स्विच ऑफ है, अगर ये स्विच ऑफ है अभी तक, तो क्या करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा, इट विल अपीयर। अगर आप वहां पे वोल्टेज चेक करोगे आपको वोल्टेज मिलेगा, बट करंट फ्लो नहीं हो रहा है बिकॉज सर्किट तो कनेक्टेड ही नहीं है आगे कुछ। अगर ये सर्किट को मैंने कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा? सबसे पहले यहां पे वोल्टेज अपीयर होगा जिसको हम कहेंगे V2, जो हमारे लिए ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी का सप्लाई वोल्टेज, मतलब हमारे लिए सप्लाई वोल्टेज है, ट्रांसफार्मर का वो आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो पहले V2 अपीयर होगा एंड करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन I2। ओके, मतलब वो लोड के थ्रू यहां से अपना सर्किट कंप्लीट कर। इज दिस क्लियर? नाउ व्हाट विल हैपन? इससे और कुछ होगा? इससे और भी कुछ होगा क्या?
ओके, आई फॉरगॉट टू मेंशन अबाउट द डॉट पोलैरिटी. डॉट पोलैरिटी हो गया है ना आपका? डॉट पोलैरिटी, डॉट कन्वेंशन. तो लोड पे जाने से पहले डॉट पोलैरिटी भी क्लियर कर लेते. जहां से करंट एंटर होता है ना, ये एंटर हो रहा है, इसको हम डॉट देंगे. प्राइमरी साइड में जहां पे करंट एंटर होता है उसको डॉट देते हैं, एंड सेकेंडरी करंट में जहां से करंट बाहर निकलता है उसको डॉट. ओके, नाउ ये जो वाइंडिंग हमने बनाई है कोर के लिम पे, इसको लिम कहते हैं, योक है ये पूरा, उसको बाद में देखते. तो ये जो वाइंडिंग हमने बनाई है वो ऐसे भी बना सकते थे. आई रिपीट, ये वाइंडिंग जो हमने ऐसे बनाई है उसको ऐसे भी बना सकते थे, जिससे कि पोलैरिटी चेंज हो सकती है ना. ओके, सो आई हैव, एक्चुअली ये एक केस हो गई. आई विल हैव फ्यू मोर केसेस लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल, I have 3 more cases like this. Case number 2, 3 and case number 4. ओके, अभी मैंने ये वाइंडिंग ऐसे ही रखी है, ये जो वैसी है यहाँ पे अभी दिख रही है. तो आई कीप दिस वाइंडिंग सेम. बट इसको जो अभी ऐसे घूम रही है उसको मैंने उल्टा घुमाया. मतलब वाइंडिंग यहां से आई, इसके पीछे से ऐसे आई. ओनली चेंज जो है इसमें वो ये एक वाइंडिंग को मैंने उल्टा घुमाया. इन सेकेंड केस ये जो सेकेंडरी था उसको मैंने सेम रखा. हाँ, इसको ऐसे ही घुमाया. बट प्राइमरी को, जिसको पहले ऐसे बाउंड किया था, उसको ऐसे बाउंड किया, मतलब लाइक दिस. एंड केस नंबर 4 में मैंने दोनों का डायरेक्शन चेंज कर. मतलब इसको भी ऐसे ही घुमाया एंड इसको भी चेंज कर दिया. तो दिस इज होमवर्क फॉर यू कि ये चेंजेस करने से मेरा वो जो डॉट पोलैरिटी है उस पे क्या इफेक्ट होता है. दिस इज होमवर्क. ये करंट कहाँ से एंटर हो रहा है, कहाँ से निकल रहा है, इन ऑल दिस इज केस नंबर 1. ये जो है ये केस नंबर 1 ही है. दिस इज केस नंबर 2, दिस इज केस नंबर 3 एंड दिस इज केस नंबर 4. ये सारे करने के बाद पोलैरिटी में कैसा चेंज आता है, तो आपको वहां पे वही डायग्राम पे आपको V1 आई मतलब IM फ्लक्स, उसका पोलैरिटी डायरेक्शंस बताने हैं बस. ठीक है, ऑलराइट. इज दैट क्लियर? नाउ एज आई सेड, इन द नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, ये जो पॉजिटिव है यहाँ पे आएगा, नेगेटिव यहाँ पे आएगा, राइट. नेक्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे आएंगे, जिसकी वजह से अगर ये पॉजिटिव है तो करंट जो है वो यहाँ पे ये डायरेक्शन में जाएगा. व्हाट विल हैपन टू फ्लक्स? फ्लक्स विल गो डाउन. तो फ्लक्स विल गो डाउन, यहाँ का फ्लक्स जो है वो ऊपर आएगा. ये ऊपर आएगा तो करंट कैसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए. तो यहाँ से बाहर निकलना चाहिए. मतलब ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया. इवन दिस बिकेम पॉजिटिव एंड दिस विल बिकम नेगेटिव.
ऑलराइट, ये क्लियर है अभी सबको? किसी को डाउट नहीं है यहाँ तक? ओके, नाउ वील गो अहेड फॉर द लोड। तो अभी अगर मैंने ये लोड को ऑन किया तो ओके, मैं ये कॉपी कर लेती हूँ, आपको शायद वापस ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज नाउ आइडियल ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड, वो शायद ऊपर ही लिखा है ना हमने, आइडियल ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड। तो इसमें से जो येलो वाला है वो अभी के लिए हटा देती हूँ मैं, बिकॉज दैट विल एड टू मोर कंफ्यूजन। आप लोग ये डायग्राम वापस ड्रॉ करो। You need a break? 5 minutes? 5 minutes break? I just finished this thing, मतलब ये ऑन लोड का आइडियल वाला ही खत्म करने वाली हूँ और कुछ नहीं। क्या? Okay, I don't have any objection. So we'll continue. Now, अगर मैंने ये स्विच को ऑन किया, लोड कितने टाइप्स के होते हैं इलेक्ट्रिकल में? इलेक्ट्रिकल में लोड कितने टाइप्स के होते हैं? जो लोड आप कभी लेते नहीं हो वो लोड कितने टाइप्स के होते हैं? इंडक्टिव, कैपेसिटिव एंड रेजिस्टिव। सो दिस Z जिसको आई कॉल इट एज Z2 बिकॉज ये सेकेंडरी का लोड है। ओके, ये 3 टाइप के हो सकते हैं, रेजिस्टिव, इंडक्टिव या कैपेसिटिव। कौन सा लोड होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? इंडक्टिव, because all your motors, induction motors and everything they are inductive load। ठीक है, तो हम ये ट्रांसफॉर्मर अगर पावर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें सिर्फ डोमेस्टिक लोड जो ज्यादातर रेजिस्टिव रहता है उसके बारे में सिर्फ सोच के फायदा नहीं है। वी हैव टू थिंक ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल लोड एज वेल। तो लोड इज जनरली इंडक्टिव बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये लोड आइदर रेजिस्टिव हो, रेजिस्टिव होगा तो ये Z2 को कैसे लिखती मैं? R2 इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, Z इज द इम्पिडेंस। उसके साथ साथ कुछ रहता है क्या Z के साथ? अगर ये वो इंडक्टिव या कैपेसिटिव लोड है तो उसको हम कैसे लिखते हैं? वो तो रिप्रेजेंटेशन है ना, वो रिएक्टेंस है। एंड इफ इट इज अ कॉम्प्लेक्स लोड जिसमें रेजिस्टेंस भी है इंडक्टेंस भी है, कैसे लिखते हो? एक्सेल और क्या? उसका कुछ तो पैटर्न है ना, रिप्रेजेंट कैसे करते हो उसको? हाँ, इम्पिडेंस
कॉम्प्लेक्स, हाँ, अगर वो इंडक्टिव है तो आर प्लस जे एक्सएल, जे को भूल गए आप लोग, हाँ, सो डोंट फॉरगेट दैट जे इज द कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। अगर वो रेजिस्टिव है तो वो सिर्फ आर रहता है, अगर वो इम्पिडेंस के साथ लिखना है, दिस इज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन। कौन से है वो? कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हम दो तीन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पोलर एंड और रेक्टेंगुलर। तो अगर ये रेक्टेंगुलर में है तो ये सिर्फ आर रहेगा, बिकॉज जे के साथ जो भी है वो 0 हो जाएगा। अगर वो पोलर में है तो क्या होगा? तो इट इज Z2 बिकॉज इट इज इम्पिडेंस नाउ एट एन एंगल, रेजिस्टिव है, रेजिस्टिव है तो थीटा क्या रहेगा? 0 डिग्री। इट इज रेजिस्टिव सो 0 डिग्री। ओके, अगर वो इंडक्टिव है तो रेक्टेंगुलर में कैसे आएगा? आर प्लस जे एक्सएल एंड दिस विल बी Z2 at angle, it is not purely inductive, r plus jxl लिखा है ना, so there will be some angle theta, let's say it is theta 2, so it is Z2 angle, Z2 angle theta 2, and if it is capacitive, r minus jx c Z2 angle minus theta 2। ओके, एक्सेल का फॉर्मूला क्या है? I'll use that black now. Excel is XL is equal to 2 pi FL, जिसको हम ओमेगा L भी लिखते हैं, 2 pi L, and XC is equal to 1 upon 2 pi F। ओके, ये अभी कैपेसिटर का तो यूज नहीं आएगा, दिस वी विल यूज। ओके, तो हमारा जो मैक्सिमम लोड है वो इंडक्टिव टाइप का रहता है, तो फर्स्ट केस में हम इंडक्टिव लोड से ही स्टार्ट करते हैं। ओके, सो कंसिडरिंग द लोड इज इंडक्टिव, तो यहां से क्या होगा, सबसे पहले वी डिस्कस इट ऑन द डायग्राम इटसेल्फ। तो जब ये स्विच मैंने ऑन किया, तो इफ दैट दिस Z2 इज Z2 एंगल थीटा 2, तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा? हाँ, करंट फ्लो होगा, लोड आ गया तो करंट फ्लो होगा, एंड वैल्यू ऑफ दैट करंट I2 विल बी डिसाइडेड बाय लोड। So I2, let me write that formula as well, I2 is equal to क्या होगा? इतना सब बताया, ओम्स लॉ है ये। What is the voltage available? V2। क्या लिखू नीचे? इम्पिडेंस इम्पिडेंस मत करो, Z2 एंगल भी लिखना पड़ेगा ना, Z2 एंगल थीटा 2। ओके, इफ आई कंसिडर दिस एज I2, हाँ, जो I2 का पीक वैल्यू वगैरह है ना, so this will be I2 at an angle
minus theta 2. So current lags behind the voltage. इंडक्टिव लोड है, करंट विल लैग बिहाइंड द वोल्टेज. लैग करेगा मतलब क्या, थीटा 2 नेगेटिव आया. ठीक है, ओके, ऑलराइट. सो I2 फ्लो होना स्टार्ट हो गया. तो क्या होगा उसके वजह से आगे? I2 इज करंट. करंट की वजह से क्या होगा? व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ करंट? एक बार बता के समझ में नहीं आया है क्या तुम लोग को? अगर सब कुछ आता है तो जा सकते हो आप लोग. आई वोंट माइंड. करंट की वजह से क्या होता है? हाँ, तो वोल्टेज ड्रॉप तो होगा. ये अभी तक हमने रेजिस्टेंस नहीं किए है ना कंसिडर, तो उसका वोल्टेज ड्रॉप भी हम निगलेक्ट कर. बट करंट की वजह से एक वहां क्या हुआ था, करंट फ्लो की वजह से? हाँ, फ्लक्स जनरेट हुआ ना. तो I2 के लिए थोड़ी अलग कुछ लॉ लगेंगे, I2 भी तो करंट ही है. इट विल हैव इट्स ओन मैग्नेटिक फ्लक्स. नाउ लेट्स चेक कि ये जो I2 है, नाउ आई शो डायरेक्शंस ऑफ I2 ऑन ऑल द वाइंडिंग. इसके वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या है? हाउ विल आई गो? करंट टू फ्लक्स, सो विच टू राइट. सो इसके वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन विल बी अपवर्ड. I'll call this flux as phi 2 because it is getting produced due to I2. I2 के वजह से ये फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए इसका नाम रखूंगी phi 2. Now this phi 2 एंड ये जो मेन फ्लक्स, इसको कहते हैं मेन फ्लक्स phi, इनका डायरेक्शन अपोजिट है. तो क्या होगा? क्या होगा, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है तो phi 2 क्या करेगा? phi को अपोज करेगा. ठीक है, तो कोर के अंदर जो पहले फ्लक्स लेवल एक फाई थी, और हम कह रहे थे कि ट्रांसफॉर्मर तो कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है, वो फ्लक्स लेवल अभी क्या होगी? फाई माइनस फाई 2. बराबर, फ्लक्स लेवल बिकेम फाई माइनस फाई. अभी ये यहां का इफेक्ट है. जैसे ही ये कम होगा मेन फ्लक्स, फिर क्या होगा? कौन सा वोल्टेज? ये V2. V2 क्यों ड्रॉप होगा? तो फ्लक्स और V2 में कैसा रिलेशन है? E2. क्या होगा E2 को? क्यों कम होगा E2? ईएमएफ इक्वेशन देखा है हमने. E2 एंड E1 बोथ आर डिपेंडेंट ऑन फ्लक्स. अगर आपका फ्लक्स कम हो रहा है तो ऑब्वियसली E2 भी रिड्यूस होगा. नॉट ओनली E2 विल रिड्यूस, E1 भी रिड्यूस होगा. नाउ रिमेंबर हमारा वो I1 का फॉर्मूला, I V1 माइनस E1 अपॉन R. अभी हमने रेजिस्टेंस से निग्लिजिबल है इसलिए उसको कंसिडर नहीं किया है. बट अगर E1 कम होगा तो क्या होगा? E2 कम होगा, E1 भी कम होगा. E1 कम होगा तो क्या होगा? V1 इज सेम. V1 हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सप्लाई से आ रहा है. E1 कम होगा तो क्या होगा? देखो, सी, लुक एट दैट इक्वेशन. V माइनस E1 अपॉन R इज इक्वल टू I.
वोल्टेज इज कांस्टेंट, V1 विल नॉट चेंज, V1 हमें ऊपर से आ रहा है, हम उसको कुछ नहीं कर सकते। अगर E1 कम हो रहा है, my equation was V1 minus E1 अपॉन दैट R, जो भी स्मॉल r था, इज इक्वल टू I1 था। अगर E1 कम हो गया, V1 इज सेम, R इज सेम, ये कांस्टेंट है, तो E1 कम हो गया तो क्या होगा, ये डिनोमिनेटर बढ़ेगा। पे अटेंशन एवरीवन, अगर E1 कम हो गया, V1 इज सेम, तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा ना ओवरऑल, R इज सेम, तो I1 क्या होगा, और ये कब तक बढ़ेगा, E1 कम नहीं होता, I1 बढ़ा तो क्या होगा E1 का, अब I1 बढ़ा तो व्हाट विल हैपन, I1 बढ़ा तो ये फ्लक्स और बढ़ेगा, राइट, ये फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, E2 बढ़ेगा और E1 बढ़ेगा, E1 बढ़ा तो, ठीक है, तो जब भी व्हेन दिस हैपेंस के लोड आया, फिर I2 फ्लो हुआ, I2 फ्लो होने की वजह से phi2 जनरेट हुआ, नाउ दिस phi2 इज इन अपोजिशन विद द मेन फ्लक्स, जिसके वजह से E1 कम हुआ, E1 कम हुआ इसीलिए I1 बढ़ा। तब ये I1 कितना बढ़ेगा, जब तक ये phi2 के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करता, बिकॉज अगर मेरा फ्लक्स कांस्टेंट है तो मेरे E1 E2 कांस्टेंट, एंड दिस साइकिल विल गो ऑन, जब तक ये E1 E2 अपने डिजाइन लेवल पे नहीं आ जाते तब तक ये phi1 I1 बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये नाउ आई कॉल दिस फ्लक्स एज phi1, जब तक phi2 एंड phi1 मैग्नीट्यूड में इक्वल, अपोजिट तो वो है ही, दे आर अपोजिंग ईच अदर, वो जब तक मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं होते तब तक ये करंट बढ़ेगा। IM तो वैसे भी फ्लो हो रहा है, वो अपना मेन फ्लक्स का काम कर रहा है, उसको उसको हम टच नहीं कर रहे, बट वी विल अज्यूम दिस एज, ये हम ऐसा कह सकते हैं कि ये और एक्स्ट्रा करंट फ्लो हो रहा है, विच इज कॉल्ड एज I1 डैश, और ये I1 डैश क्या है, जो ये phi1 प्रोड्यूस कर रहा है, ये phi1 क्या है, जो ये phi2 के बराबर है बट अपोजिट है, सो दैट वो phi2 का इफेक्ट को नलीफाई करे, and again I can call that transformer is constant flux device। ये चीजें हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते बिकॉज दिस हैपेंस वेरी क्विकली, ओके। सो जो टोटल करंट विच विल फ्लो थ्रू द प्राइमरी विल नाउ बिकम I1, जिसमें मैग्नेटाइजिंग करंट का भी पार्ट है, एंड I1 डैश जो काउंटर पार्ट है, इसको काउंटर करंट या इसको काउंटर फ्लक्स कहते हैं, जो सेकेंडरी के इफेक्ट को नलीफाई करता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये ड्रॉ करो सब, जो बचा है वो ड्रॉ करो।
मालूम है कि बाली आने के बाद हम जो प्रॉब्लम है देखो